हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस विशेष क्लास कह लें या इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर निकले हैं। जी बिल्कुल। हमारा आज का पूरा फोकस यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 पर है। परीक्षा में आप केवल अंतिम 50 दिन बचे हैं और इन बचे हुए 50 दिनों के लिए हम आप सभी छात्रों के लिए लेकर आए हैं एक अचूक महाप्लान। सही कहा आपने। दोस्तों, ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि परीक्षा का तनाव कैसा होता है। हजारों किताबें, सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स और लाखों की भीड़। इस शोर में सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक स्पष्ट दिशा की। बिल्कुल। आज का ये प्लान एक बिल्कुल सटीक रणनीति, सही दिशा और 100% सिलेक्शन पर आधारित है। सभी छात्रों का इस क्लास में स्वागत है। आज हम जिस महाप्लान का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो हवा में तीर चलाने वाली कोई रणनीति नहीं है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि आज हम इस क्लास में जो भी डिकोड करेंगे वो सीधे मिश्रा सर के विस्तृत नोट्स और उनके द्वारा दिए गए सटीक निर्देशों पर आधारित है। जी। इन 50 दिनों के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई है वो पूरी तरह से डेटा, पिछले कट ऑफ के गणित और सफल छात्रों के अनुभवों पर केंद्रित है। हमारा लक्ष्य है कि आप सभी इस क्लास के अंत तक अपनी सारी दुविधाओं को दूर कर लें और एक योद्धा की तरह अपनी तैयारी में जुट जाएं। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। आज के समय में छात्रों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है वो ये है कि आखिर अपनी ऊर्जा लगाएं कहाँ। हाँ, ये बहुत आम दुविधा है। यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें या फिर यूपी होमगार्ड की। क्योंकि अगर हम यूपी एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की बात करें तो वहां एक बहुत बड़ा बैरियर है, एज लिमिट या उम्र सीमा का। बिल्कुल। कई होनहार छात्र तो उस उम्र सीमा के कारण परीक्षा में बैठने से पहले ही रेस से बाहर हो जाते हैं। और अगर कांस्टेबल की तरफ देखें तो वहां लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। लाखों फॉर्म का सीधा सा मतलब है भारी और गलाकाट कंपटीशन। ऐसे में छात्रों का कंफ्यूज होना बहुत स्वाभाविक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब विकल्प कई हों और समय कम हो तो निर्णय लेना सबसे कठिन हो जाता है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो बिना सही दिशा के मेहनत करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक रुकी हुई गाड़ी में एक्सीलरेटर दबा रहे हों। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। ऊर्जा तो खर्च होगी लेकिन आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक डिसीजन मैट्रिक्स का निर्माण किया गया है। डिसीजन मैट्रिक्स? जी, जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस डिसीजन मैट्रिक्स में बताया है, छात्रों को अपने मॉक टेस्ट के स्कोर का ईमानदारी से विश्लेषण करना होगा। भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपने स्कोर कार्ड को देखना होगा। और ये विश्लेषण किस आधार पे होना चाहिए? मैं छात्रों की तरफ से ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर छात्र को लगता है कि वो परीक्षा के दिन तक अपना स्कोर सुधार ही लेगा। यहीं पर वास्तविकता को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। शिवांश मिश्रा सर के नोट्स के अनुसार अगर आप सभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपका स्कोर 180 से 200 नंबर के बीच आकर अटक गया है, यानी करीब 80 से 90 प्रश्न सही हो रहे हैं। एग्जैक्टली 80 से 90 प्रश्न ही सही कर पा रहे हैं और पिछले कई हफ्तों की लाख कोशिशों के बाद भी ये स्कोर ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको अपनी रणनीति तुरंत बदलनी होगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे छात्रों के लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि अगले 50 दिन उनका 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड पर होना चाहिए। कांस्टेबल के मोह को अभी छोड़ना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यहां मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। बहुत से छात्रों को लगता है कि अगर वो कांस्टेबल का सपना छोड़ देंगे तो ये उनकी हार होगी। लेकिन दोस्तों, ये हार नहीं है, ये एक रणनीतिक कदम है जिसे हम टैक्टिकल रिट्रीट कहते हैं। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। अगर आपका स्कोर 180 से 200 पर है तो होमगार्ड आपके लिए एक सुरक्षित जोन है जहां आप सरकारी नौकरी पक्की कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ छात्रों के कांस्टेबल मॉक टेस्ट में लगातार 240, 250 या उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। जी, वो एक अलग ही श्रेणी है। आप एक बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। आपको अपनी कांस्टेबल की तैयारी पर ही पूरी ताकत के साथ डटे रहना चाहिए। सारा खेल अपनी वर्तमान स्थिति को पहचानने का है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अपनी लड़ाई का मैदान अपनी ताकत के हिसाब से ही चुनना चाहिए। अब जब हमने ये तय कर लिया है कि हमें होमगार्ड की परीक्षा पर फोकस करना है, तो अगला कदम कट ऑफ के उस डर को खत्म करना है जो छात्रों के मन में गहरे तक बैठा हुआ है। बिल्कुल। जिलावार या डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ का जो सिस्टम है वो अक्सर छात्रों को डरा देता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो कानपुर नगर का उदाहरण लेते हैं। कानपुर नगर में होमगार्ड के 1947 पद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, अब कोई भी आम छात्र जब 1947 पदों की संख्या देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं।
उसे लगता है कि यहाँ पद ज्यादा हैं तो सिलेक्शन के चांस भी ज्यादा होंगे। बिल्कुल, यही इंसानी फितरत है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि कानपुर जैसे बड़े शहर में संसाधन अधिक हैं, कोचिंग सेंटर ज्यादा हैं और आसपास के लाखों छात्रों की पहली पसंद वही जिला है। इसका नतीजा कट ऑफ का आसमान छूना। सही कहा। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां 1371 पद हैं। लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक जिला आता है भदोही, जहां मात्र 43 पद हैं। बहुत से छात्र ये 43 पद देखकर ही फॉर्म भरने से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी कम सीटों में उनका नंबर कहां से आएगा। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि भीड़ की मानसिकता हमेशा आसान दिखने वाले रास्ते की तरफ भागती है, और यही वो जगह है जहां एक स्मार्ट छात्र बाजी मार सकता है। वो कैसे? जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने एक बहुत ही गहरी बात समझाई है, भदोही जैसे जिलों में जहां मात्र 43 पद हैं, वहां पदों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन कट ऑफ के बहुत ही सामान्य रहने की उम्मीद है। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम पद देखकर ज्यादातर कंपटीशन वहां अप्लाई करने से ही बचता है। हर कोई कानपुर या लखनऊ भाग रहा है। शिवांश मिश्रा सर का निष्कर्ष यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि छात्रों अपनी तुलना दूसरे जिले के छात्रों से बिल्कुल ना करें। ये बहुत बड़ी बात है। आपका कंपटीशन पूरे उत्तर प्रदेश की लाखों की भीड़ से नहीं है। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके अपने जिले में बैठे उन चंद छात्रों से है। ये पॉइंट वाकई बहुत बड़ा आई ओपनर है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ एक मनोवैज्ञानिक खेल है, और जो छात्र इसे समझ गया उसका आधा तनाव तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है जो हमारी परीक्षा के क्रम से जुड़ी है। आप सभी छात्रों को ये अच्छे से जानना चाहिए कि यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम है वो पहले आयोजित होने वाला है जी, और यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो उसके कुछ समय बाद आयोजित होगा। पहली नजर में ये एक सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये टाइमिंग का अंतर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो इस परीक्षा क्रम का सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड की तैयारी करने वाले छात्रों को मिलने वाला है। शिवांश मिश्रा सर ने इस बात का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। जी बताइए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यूपी कांस्टेबल के जितने भी टॉपर्स हैं, जो 250 पार वाले हैं, हाँ, वो छात्र जिनके मॉक में 250 पार आ रहे हैं, उनका पूरा ध्यान अभी सिर्फ कांस्टेबल की परीक्षा पर ही केंद्रित है। क्योंकि होमगार्ड की परीक्षा पहले हो रही है, तो वो टॉपर्स या तो इस परीक्षा को गंभीरता से देंगे ही नहीं, या फिर इसमें अपना 100% नहीं लगा पाएंगे। ये तो बहुत लॉजिकल है। बिल्कुल। और शिवांश मिश्रा सर के अनुसार इसी मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण होमगार्ड में भी कंपटीशन और कट ऑफ दोनों ही कम रहने की पूरी संभावना है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जो क्रीम लेयर है वो अभी होमगार्ड की रेस में पूरी तरह से दौड़ने के मूड में ही नहीं है, और यही वो खाली जगह है जहां 180 से 200 स्कोर वाले छात्र अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब हम क्लास के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे सुनकर शायद कई छात्रों का नजरिया ही बदल जाएगा। हम बात कर रहे हैं होमगार्ड से कांस्टेबल बनने के अल्टीमेट शॉर्टकट की। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है इस पूरी रणनीति का। कई छात्रों के मन में ये भ्रम होता है कि मैं तो कांस्टेबल बनने आया था, ये होमगार्ड की छोटी नौकरी क्यों करूं? लेकिन दोस्तों, ये कोई छोटी नौकरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक सीढ़ी है। ये आपके करियर का एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। शिवांश मिश्रा सर ने अपने मार्गदर्शन में इस शॉर्टकट के बारे में विस्तार से बताया है। वो नियम क्या है? नियम के अनुसार जब आप होमगार्ड के पद पर सफलतापूर्वक 3 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं, तो उसके बाद यूपी कांस्टेबल की जब भी सीधी भर्ती आती है, उसमें आपको होमगार्ड कोटे के तहत 5% का सीधा आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलता है। 5% का सीधा आरक्षण? जी। और इस 5% आरक्षण का जादू क्या है, ये आप सभी को आंकड़ों से समझना चाहिए। जी हाँ, चलिए इस गणित को डिकोड करते हैं। जो आम छात्र सीधे कांस्टेबल की परीक्षा देता है, जनरल कंपटीशन में उसकी कट ऑफ लगभग 250 मार्क्स के आसपास जाती है, जो कि बहुत हाई है। 250 मार्क्स लाना अपने आप में एक पहाड़ तोड़ने जैसा काम है, जिसके लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उम्मीदवार 3 साल की ड्यूटी के बाद इस 5% होमगार्ड कोटे से कांस्टेबल की परीक्षा में बैठता है, उसकी कट ऑफ मात्र 100 मार्क्स के आसपास रह जाती है। ये अंतर जमीन और आसमान का है। बिल्कुल। अब कई छात्र सोचेंगे कि ऐसा क्यों, 250 से सीधे 100 पर कैसे? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3 साल की फील्ड ड्यूटी के बाद अधिकतर लोगों का पढ़ाई से वो संपर्क नहीं रहता। सही कहा। उस 5% कोटे में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम होती है और उनके बीच का कंपटीशन बहुत निचले स्तर का होता है। इसलिए मात्र 100 नंबर लाकर भी आप कांस्टेबल की वो सीट पक्की कर सकते हैं। शिवांश मिश्रा सर ने बिल्कुल सही कहा है। ये भविष्य में बिना किसी भारी कंपटीशन के कांस्टेबल बनने का सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता है। 250 मार्क्स और 100 मार्क्स का ये जो विशाल अंतर है, ये आपकी सफलता की पूरी कहानी बदल सकता है। बिल्कुल। जो मंजिल आज आपको दूर लग रही है, वो 3 साल बाद आपके बिल्कुल करीब होगी।
तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है दोस्तों, अपनी ईगो को साइड में रखिए। अगर कांस्टेबल का रास्ता भी मुश्किल लग रहा है तो स्मार्ट बनिए, होमगार्ड बनिए, 3 साल एक अच्छी नौकरी कीजिए, समाज में सम्मान पाइए और फिर मात्र 100 नंबर लाकर अपने कांस्टेबल बनने के सपने को पूरा कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। ये भी एक बहुत अहम पड़ाव है। होमगार्ड और कांस्टेबल दोनों ही परीक्षाओं में जो न्यूनतम ऊंचाई यानी मिनिमम हाइट मांगी गई है वो 168 सेंटीमीटर है। ऊंचाई एक ऐसा फैक्टर है जिसे लेकर बहुत से छात्र भारी तनाव में रहते हैं। कई बार छात्र 0.1 या 0.3 मिलीमीटर से बाहर हो जाते हैं, जो मानसिक रूप से बहुत तोड़ देने वाला होता है। हाँ, वो बहुत निराशाजनक होता है। यहाँ शिवांश मिश्रा सर ने अपने अनुभव से एक बहुत ही शानदार प्रो टिप साझा की है। सर का कहना है कि जिन छात्रों का मापन 0.3 मिलीमीटर से रह जाता है, उन्हें अभी से हार मानकर घर नहीं बैठना चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसे छात्रों को अपना पूरा ध्यान तुरंत स्ट्रेचिंग और विशेष फिजिकल एक्सरसाइज पर लगाना चाहिए। बिल्कुल। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से इतनी लचक होती है कि अगर सही तरीके से स्ट्रेचिंग की जाए, बार पर लटकने वाले व्यायाम किए जाएं, तो शरीर के पोस्चर को सुधार कर ये मामूली सा 0.3 मिलीमीटर का अंतर परीक्षा के दिन तक आसानी से कवर किया जा सकता है। 100%। चलिए अब हम बात करते हैं उस अचूक अस्त्र की जो इन 50 दिनों में आपको परीक्षा हॉल में जीत दिलाएगा। 50 दिन बचे हैं तो जाहिर है कि हम सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति बिल्कुल साफ है और शिवांश मिश्रा सर ने इसे बहुत ही सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। अगली 50 दिनों तक आप सभी का 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ जीएस यानी सामान्य ज्ञान पर होना चाहिए। सिर्फ जीएस पर? जी, मैथ्स और रीजनिंग की अब कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है और मैं यहाँ एक डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगा। मैथ्स और रीजनिंग को पूरी तरह से छोड़ देना, हाँ, बहुत से छात्रों को लगेगा कि ये तो अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बिना मैथ्स और रीजनिंग के मेरिट में कैसे आएंगे? इस रणनीति के पीछे का विज्ञान क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। पहली बार सुनने में यह थोड़ा अजीब या जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन शिवांश मिश्रा सर ने इस रणनीति के पीछे का जो फायदा और जो टाइम मैनेजमेंट का विज्ञान समझाया है वो बहुत ही गहरा है। वो कैसे काम करता है? होती है अमूमन छात्रों का सबसे ज्यादा समय मैथ्स और रीजनिंग के लंबे कैलकुलेशन में खराब होता है। ये तो है। एक सवाल में उलझे तो 5 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आपका पूरा फोकस जीएस पर है तो परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट की कोई समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि जीएस का सीधा सा नियम है, ये खेल सिर्फ आता है या नहीं आता है का है। बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा गया है कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। या तो आपको पता है कि नई दिल्ली है या फिर नहीं पता। एग्जैक्टली। प्रश्न पढ़ा, उत्तर आता है तो टिक किया और नहीं आता तो तुरंत आगे बढ़ें। इस अप्रोच से आप बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मैथ्स छोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि हमारी जीएस बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए, उसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। किताबें तो हमारे पास आ गईं, लेकिन क्या सिर्फ किताबें खरीदने से सिलेक्शन हो जाता है? बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन होता है एक दिनचर्या से। तो इन बचे हुए 50 दिनों में छात्रों का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? एक अनुशासित दिनचर्या के बिना दुनिया की बेहतरीन किताबें भी बेकार हैं। शिवांश मिश्रा सर ने एक परफेक्ट क्लासरूम डेली रूटीन सेट किया है आप सभी के लिए। वो रूटीन क्या है? सबसे पहली और सबसे अहम शर्त यह है कि रोज कम से कम 4 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ जीएस की थ्योरी पढ़नी है, जिनका जीएस कमजोर है। इसमें क्या क्या कवर होगा? इस सीरीज में आपका पूरा स्टैटिक जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और यूपी जीके बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कवर करवाया जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है जी, और वो है मॉक टेस्ट। आजकल छात्रों में एक होड़ मची रहती है। बिल्कुल। मॉक टेस्ट का तो जैसे बुखार है। सुबह उठे तो एक मॉक टेस्ट, शाम को सोने से पहले एक मिनी मॉक टेस्ट। उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे सिलेक्शन के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या ये अंधाधुंध मॉक टेस्ट लगाने का तरीका सही है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर छात्रों का सबसे बड़ा भ्रम छिपा है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि रोज मॉक टेस्ट या मिनी मॉक लगाना दरअसल आपके बहुमूल्य समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। समय की बर्बादी? बिल्कुल। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने इस बात पर बहुत सख्ती से मना किया है, आपको डेली मॉक टेस्ट बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। सर का तर्क बहुत सीधा और तार्किक है। वो तर्क क्या है? चूंकि हमारी 50 दिन की रणनीति का पूरा फोकस सिर्फ जीएस पर है और हमने मैथ्स को किनारे कर दिया है, तो हमें स्पीड, ये टाइमिंग सुधारने की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, ये बात तो हमने भी डिस्कस की। मॉक टेस्ट मुख्य रूप से टाइम मैनेजमेंट के लिए दिए जाते हैं। जब जीएस में कैलकुलेशन ही नहीं है
तो रोज रोज मॉक देकर क्या हासिल होगा? ये बात बिल्कुल 100% की है। जब हमें फॉर्मूला सॉल्व ही नहीं करना, तो फिर टाइमर लगाकर क्यों बैठें? तो फिर मॉक टेस्ट कब देना चाहिए? क्या बिल्कुल ही छोड़ दें? नहीं, अपनी तैयारी का आकलन करना भी जरूरी है। शिवंश मिश्रा सर के निर्देशानुसार आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार मॉक टेस्ट देना है, और वो दिन होना चाहिए रविवार का। सिर्फ संडे को? जी। बाकी बचे हुए 6 दिन आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने, नए कॉन्सेप्ट सीखने और सबसे महत्वपूर्ण उस थ्योरी के रिवीजन पर होना चाहिए। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। रिवीजन का नाम तो सब लेते हैं, हर कोई कहता है रिवीजन करो, लेकिन इसका सही तरीका क्या है? 50 दिनों में इतना विशाल सिलेबस पढ़ेंगे तो पिछला पढ़ा हुआ तो भूलते जाएंगे, उसे कैसे याद रखें? इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए शिवंश मिश्रा सर ने जीएस रिवीजन की एक बहुत ही सीक्रेट और साइंटिफिक तकनीक साझा की है, जिसे हम मेमोरी हैक कह सकते हैं। मेमोरी हैक? जी, शिवंश मिश्रा द्वारा बताई गई इस 3 स्टेप तकनीक को सभी छात्र बहुत ध्यान से सुने। बिल्कुल। स्टेप 1, आप किताब का जो भी पेज पढ़ रहे हैं उसे पूरा और बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। एक एक लाइन को, एक एक तथ्य को ऑब्जर्व करें। ठीक है, पहला स्टेप हो गया ध्यान से पढ़ना। स्टेप 2, पेज पूरा पढ़ने के तुरंत बाद अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद कर लें। और स्टेप 3, आपने जो भी पढ़ा है उसे अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करें। जो कुछ भी याद आ रहा है उसके आधार पर तुरंत रफ कॉपी में शॉर्ट नोट्स यानी बुलेट पॉइंट्स बना लें। तो इसका असर क्या होता है? मैं छात्रों को समझाना चाहूंगा कि इसके पीछे का कॉग्निटिव साइंस क्या है। जी बिल्कुल, समझाइए। जब आप आंखें बंद करके जानकारी को रिकॉल करते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को ढूंढने के लिए मेहनत करता है। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। सही कहा। केवल पन्ने पलटते रहना पैसिव रीडिंग है, जिससे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जब दिमाग जोर लगाता है तो वो न्यूरल पाथवेज मजबूत हो जाते हैं। बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया आपने। शिवांश मिश्रा सर भी यही कहते हैं कि इस प्रक्रिया का अंतिम रिजल्ट ये है कि आंखें बंद करके रिकॉल करने पर आपको जो कुछ भी याद आ गया वो तथ्य आपके दिमाग में हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। ये तो कमाल की तकनीक है। आप उसे परीक्षा के दिन तो क्या, जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये साइंटिफिक रूप से प्रूवन मेथड है और इसे इन 50 दिनों के महाप्लान का सबसे मुख्य हिस्सा बनाया गया है। बहुत ही शानदार। तो दोस्तों, हमने कट ऑफ के गणित से लेकर होमगार्ड के शॉर्टकट, किताबों और मेमोरी हैक तक हर एक पहलू को गहराई से डिकोड कर लिया है। अब समय आ गया है इस पूरी क्लास के निष्कर्ष का। जी हाँ छात्रों, हमारा फाइनल एक्शन प्लान बिल्कुल स्पष्ट है। आपका टारगेट सीधा आज और अभी अपनी सारी कंफ्यूजन्स दूर करें और होमगार्ड को अपना दृढ़ लक्ष्य चुनें। जो छात्र रोज मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो आज से ही उसे बंद करें। अपना कीमती समय बचाएं। अपना कीमती समय थ्योरी पढ़ने, रिवीजन करने और सीरीज को दें। याद रखिए, इस परीक्षा को पास करके एक सरकारी नौकरी पक्की करने का और अपने परिवार का सिर गर्व से ऊंचा करने का ये एक सुनहरा मौका है। सही कहा। शिवांश मिश्रा सर की रणनीति पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत में कोई कमी ना आने दें। बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ। जी। जरा इस बारे में गहराई से सोचिएगा। क्या कभी-कभी अपने करियर में सीधा और भीड़-भाड़ वाला रास्ता चुनने के बजाय एक स्मार्ट और रणनीतिक शॉर्टकट जैसे होमगार्ड के रास्ते से कांस्टेबल बनना आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत ही गहरा विचार है ये। क्योंकि अक्सर मंजिल पर पहुंचने के लिए सबसे समझदारी भरा रास्ता वो नहीं होता जहां लाखों लोग धक्का मुक्की कर रहे हों, बल्कि वो होता है जो सही रणनीति और शांत दिमाग के साथ चुना गया हो। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।